मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का आपका 5वां इकाई, जिसका नाम है पदार्थ की अवस्था, जिसमें हम लोग गैसीय अवस्था और द्रवीय अवस्था पढ़ रहे हैं, जिसमें से गैसीय अवस्था चल रहा है। इससे पहले वाले क्लास में विभिन्न प्रकार का टॉपिक जो है क्लियर हो चुका है, जिसमें आपको गैसों का नियम है, आदर्श गैस समीकरण है, उसके अलावा अणुगतिकी सिद्धांत है। ये हम लोग इससे पहले वाला जो क्लास है उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो क्लास है उस क्लास में हम गैसों का गतिज समीकरण क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ये क्या होता है, किस प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति की जाती है, ये देखने वाले हैं। तो ये जो गैसों का गतिज समीकरण क्या है, ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो जो अणुगतिकी सिद्धांत होता है, जो इससे पहले वाले क्लास में हम जो पढ़े हैं, तो अणुगतिकी जो सिद्धांत होता है उस सिद्धांत के आधार पर जो भी जो गैस होता है उस गैस के लिए क्या किया जाता है, व्यंजक प्राप्त किया जा सकता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अणुगतिकी सिद्धांत के आधार पर गैस के दाब के लिए प्राप्त जो व्यंजक होता है वो व्यंजक क्या कहलाता है, हमारा गैसों का आपका गतिज समीकरण कहलाता है। और ये जो गतिज समीकरण होता है उसकी सहायता से विभिन्न प्रकार का जो गैसों का नियम पढ़े हैं उसके लिए भी क्या किया जा सकता है, गणितीय व्यंजक क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो उस समीकरण को कैसे प्राप्त करते हैं वो हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि गतिज है ना, अणुगतिकी सिद्धांत के आधार पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ से कि अणुगतिकी सिद्धांत के आधार पर गैस के दाब के लिए प्राप्त व्यंजक को गैसों का गतिज समीकरण कहते हैं, गतिज समीकरण कहते हैं। इस समीकरण की सहायता से गैसों के विभिन्न नियमों के लिए गणितीय व्यंजक प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि जो अणुगतिकी सिद्धांत होता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, गैस के दाब के लिए जो व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं या प्राप्त करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, गैसों का गतिज सिद्धांत कहलाता है या गैसों का गतिज समीकरण कहते हैं। इस समीकरण की सहायता से जो भी हम बायल-चार्ल्स के नियम पढ़े हैं उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, गणितीय रूप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें एक घनाकार क्या लेते हैं भाई, पात्र लेते हैं। इस प्रकार से घनाकार क्या होता है, आपका पात्र होता है। तो ये हमने क्या ले लिया, सबसे पहले घनाकार क्या लिया, पात्र लिया। ये जो हमारा क्या होता है, घनाकार पात्र होता है, इनमें इनके बीच की दूरी होता है वो L सेंटीमीटर होता है। इसमें दो फलक होता है हमारा, जैसे B और ये क्या होता है हमारा A। यहाँ से आपका क्या होता है, जब A B के पास जाता है तो यहाँ पर कि इनका जो वेग होता है उसको म्यू से दर्शाते हैं। पुनः जब ये वापस आता है तो उस स्थिति में इसको जो है माइनस म्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीक़ा से इनमें क्या होता है, हमारा एक घनाकार हमारा क्या होता है, पात्र होता है। तो ये जो घनाकार पात्र होता है, इस पात्र की जो लंबाई होता है वो L सेंटीमीटर होता है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ गैस भरा रहता है, जिसमें गैस के जो अणु होता है उसको N से और उसके द्रव्यमान को M से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। और इसके अंदर जो क्या होता है, हमारा जो गैस होता है वो गैस कंटिन्यू क्या करते रहता है, सभी दिशाओं में क्या करते रहता है, आपका घूमते रहता है, जिनका वेग क्रमशः जो है आपका V1 μ1 μ2 μ3 इस प्रकार से दर्शाया जाता है, जिसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको वर्ग माध्यमूल के रूप में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो घनाकार पात्र या ये लिख सकते हैं L सेंटीमीटर, जो घनाकार पात्र होता है L सेंटीमीटर के घनाकार पात्र में है ना, गैस को भर देते हैं या एक बोल सकते हैं, इसको उल्टा लिखेंगे तो लिख सकते हैं, एक क्या होता है हमारा घनाकार पात्र होता है, एक
घनाकार क्या होता है भाई हमारा पात्र होता है, घनाकार पात्र होता है जिसकी लंबाई है ना, जिसकी लंबाई L सेंटीमीटर होता है, L सेंटीमीटर होता है। इस पात्र में कुछ गैस भरी होती है जिसके अणु संख्या को n से और गैसों के द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं, या उसके अंदर जो गैस है उसके अणु की संख्या को n से तथा द्रव्यमान को m से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इस पात्र के अंदर गैस क्या होता है, सभी दिशा में क्या करता रहता है, नियमित घूमते रहता है। पात्र के अंदर गैस संभव सभी दिशाओं में घूमता रहता है, गैस सभी दिशाओं में घूमता रहता है जिसका गति को है ना म्यू से दर्शाते हैं, या जिसका गति क्या है होता है हमारा म्यू होता है जिसे वर्ग माध्य मूल के रूप में निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। तो इसको हम कैसे दर्शाते हैं भाई, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं। तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, म्यू हो जाता है, और ये अंडर रूट क्या हो जाता है हमारा, ये आपका हो गया म्यू स्क्वायर 1, फिर क्या होता है हमारा म्यू स्क्वायर 2, यहाँ पर हम क्या करते हैं इस प्रकार से म्यू स्क्वायर 3, और ये जाता है आगे हमारा क्या हो जाता है म्यू स्क्वायर n हो जाता है, डिवाइडेड बाई क्या करते हैं इसको n से, इस प्रकार से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब ये हमारा जो घनाकार पात्र होता है, उस घनाकार पात्र के सभी दिशाओं में गैस क्या करता रहता है, गति करता रहता है। माना वो सभी अक्षों में क्या करता है, गति करता है, क्योंकि इसमें जो अक्ष होता है ये x होता है हमारा, y होता है, और ये हमारा क्या होता है, z होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि घनाकार पात्र के है ना अंदर, घनाकार पात्र के अंदर गैस है ना सभी दिशाओं में क्या करता रहता है भाई, गति करता रहता है। माना गैस सभी अक्ष मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सभी अक्ष मतलब x, y और z में क्या करता है, गति करता है, अर्थात समान रूप गति करता है, और उसमें क्या करता है, समान दाब डालता है, और समान दाब उत्पन्न करता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो घनाकार जो क्या होता है, जो पात्र होता है, उस पात्र के अंदर क्या करता है, जो हमारा गैस है, जिसका कण को हम किससे दर्शा रहे हैं, n से दर्शा रहे हैं, वो क्या करता है, इसके मान लेते हैं तीनों अक्ष x, y और z में क्या करता है, सभी अक्षों में क्या करता है, गति करता है, और वहाँ पर समान रूप से क्या करता है, दाब उत्पन्न करता है। माना जा सकता है कि कणों का माना जा सकता है कि औसत n/3 अणु दो समांतर
दो समांतर फलकों के बीच गति करता है जिसका वेग है ना म्यू सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पर भी सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो इसके अंदर जो भी गैस गति करता है वो सभी जो है दिशाओं में गति करता रहता है। मान लेते हैं वो तीनों अक्ष में क्या करता है, गति करता है और तीनों अक्ष में समान दाब क्या करता है, उत्पन्न करता है। उस स्थिति में क्या होता है, हमारा जो कण होता है वो मान लेते हैं हमारे सभी अक्ष में गति कर रहा है। तो औसत हम क्या करते हैं, 3 अक्ष है तो उसको हम लोग n बाई क्या करते हैं 3 लिखते हैं। और ये जो है 2 हमारा फलकों के बीच है ना क्या करते रहता है, गति करते रहता है, जिसका गति क्या होता है हमारा भी सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्या किया जाता है, रखा जाता है। अब हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या किया जाता है भी, माना जाता है। आगे अगर हम लिखते हैं कि माना जो क्या होता है हमारा एम द्रव्यमान का जो क्या होता है हमारा जो गैस होता है, एम द्रव्यमान का जो गैस होता है वह जो होता है वो पात्र के अंदर क्या करता है, ए और बी के बीच क्या करता है, गति करते रहता है और बार बार क्या करता है आपका ए से क्या करता है, टकराता है। तो यहाँ पर उसको लिख सकते हैं कि माना यहाँ पर एम द्रव्यमान का जो क्या होता है हमारा जो गैस होता है या एम द्रव्यमान का जो क्या होता है जो अणु होता है वो क्या करता है, 2 फलकों के बीच मतलब ए और बी के बीच क्या करता है, गति करता है और बार बार किससे टकराता है, ए से क्या करता है, टकराता है। वहाँ पर क्या करता है हमारा ए से टकराने के पूर्व उसका जो क्या होता है हमारा, ए से टकराने के पूर्व उसका जो क्या होता है हमारा जो वेग होता है वो क्या होता है, म्यू होता है। और ए से टकराने के बाद उनका जो वेग होता है जब वो वापस जाता है तो माइनस म्यू में क्या किया जाता है, इसको लिखा जाता है। तो लिख सकते हैं माना एम द्रव्यमान के अणु है ना पात्र के अंदर, माना एम द्रव्यमान के अणु ए और बी के बीच गति करता है और बार बार फलक ए से टकराता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो गैस के कण हैं एन, ये एन क्या करता है, ये हमारा ए और 2 बी क्या होता है, फलक होता है, इनके बीच क्या करता है, गति करते रहता है और बार बार किससे टकराता है, हमारा फलक ए से क्या करता है, टकराता है। फलक ए से टकराने के पूर्व उनका क्या होता है, वेग क्या होता है हमारा, म्यू होता है और टकराने के बाद क्या हो जाता है आपका, उसका वेग जो है माइनस म्यू में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फलक ए से टकराने के पूर्व अणु का वेग म्यू है ना, और टकराने के बाद अणु का वेग माइनस म्यू हो जाता है। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला, अणु का फलक ए से टकराने के पहले संवेग, तो लिख सकते हैं अणु का फलक ए से टकराने के पूर्व क्या रहता है हमारा, एम म्यू, एम हमारा क्या हो गया, म्यू, पूर्व संवेग बोल सकते हैं। तो टकराने के पूर्व संवेग, तो फलक ए से टकराने के पहले संवेग बराबर क्या हो जाएगा, एम और ये हो गया म्यू। फिर हम क्या करेंगे, फलक ए से टकराने के बाद संवेग,
फलक ए से टकराने के बाद संवेग, ये आपका क्या हो जाता है हमारा माइनस म्यू एम म्यू हो जाता है प्रति टक्कर, है ना। संवेग में जो परिवर्तन होता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रति टक्कर या प्रत्येक टक्कर में संवेग का परिवर्तन। तो प्रत्येक टक्कर, प्रत्येक अणु के प्रत्येक टक्कर में संवेग परिवर्तन, है ना। तो प्रत्येक टक्कर में संवेग या प्रति टक्कर में संवेग परिवर्तन को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, आपका ये हो जाता है का एम, ये हो जाता है आपका म्यू, ये हमारा क्या हो गया आपका म्यू, तो ये हो गया आपका एम हो गया, ये म्यू हो गया, ये माइनस में चला जाता है, ये भी माइनस है, तो ये हमारा क्या हो जाता है एम, तो ये हमारा क्या हो गया म्यू, माइनस ये हो गया, फिर माइनस में क्या हो जाता है आपका एम, ये हो जाता है म्यू इक्वल टू, यहाँ पर जब हम क्या करते हैं लिखते हैं तो इसका जो मान आता है वो कितना आ जाता है आपका 2m, ये म्यू को क्या करता है प्रदर्शित करता है, जो प्रति हमारा जो है टक्कर, प्रत्येक टक्कर में संवेग परिवर्तन को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो वहाँ से 2m म्यू क्या हो जाता है आपको प्राप्त हो जाता है। अब क्या होता है, अब जो एक अणु के टक्कर, एक अणु के जो क्या होता है जो टक्कर होता है उसमें हम लोग जो समय लेते हैं उसको हम लोग लिखते हैं। तो अब एक अणु टक्कर, है ना, एक अणु के जो टक्कर होता है वो ए और बीच के 2l, मतलब एक टक्कर के लिए हम लिख सकते हैं। अब अणु के एक टक्कर के लिए अब अणु के एक टक्कर के लिए ए और बी के बीच 2l दूरी तय करनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब हमारा क्या करता है कण क्या करता है टकराता है, जैसे ए से कहाँ गया बी और पुनः क्या करता है हमारा बी से ए के पास जब जाता है तो उस स्थिति में यहाँ से यहाँ जाता है तो यहाँ से गया तो एक एल दूरी, फिर वापस आता है तो एक और एल दूरी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा जो कण होता है एक टक्कर जब पूरा करता है, एक टक्कर कब बोलते हैं भाई, जब ए से कोई कण गया बी के पास और बी से वापस किसके पास आ गया ए के पास, तो उसको एक टक्कर बोलते हैं। तो उस स्थिति में एक टक्कर को पूर्ण करने में जो अणु होता है वो 2l दूरी क्या करता है आपका, उसको दूरी तय करना पड़ता है, या वो जो है 2l दूरी क्या करता है आपका तय करता है। तो लिख दिए अब अणु एक टक्कर के लिए क्या करता है भाई, ए और बी के बीच जो है 2l दूरी क्या करता है तय करता है। अणु का जो वेग होता है ना, अर्थात यहाँ पर क्या करते हैं तथा अणु का वेग म्यू, अणु का वेग क्या होता है हमारा म्यू सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अणु का वेग जो होता है वो एक सेकेंड में क्या करता है, इतना क्या करता है आपका दूरी तय करता है। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अणु का म्यू वेग या वेग म्यू, अणु का म्यू, या यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसको लिख के अणु का वेग म्यू एक सेकंड में क्या करता है हमारा का वेग, एक सेकंड में कितना होता है हमारा अणु का वेग म्यू, या अणु का वेग एक सेकंड, मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं न्यू एक सेकंड या म्यू सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, तो 2l कितना में 2l दूरी को तय करने में जो हमारा क्या होता है लगा, या हम बोल सकते हैं कि लगा हमारा जो क्या होता है समय होता है, उसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो 2l
दूरी को तय करने में जो हमारा क्या होता है, लगा जो समय होता है, उसको निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो 2l दूरी को या 2l दूरी के लिए या 2l दूरी को तय करने में लगा समय को हम क्या कर सकते हैं, को करते हैं। तो 2l दूरी के लिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो 2l दूरी के लिए वेग, तो 2l दूरी के लिए वेग म्यू क्या होगा हमारा, ये आपका हो जाता है आपका 1 क्या हो जाता है आपका इस प्रकार से म्यू इंटू क्या हो जाता है 2l हो जाता है। और उस स्थिति में आपका 2l क्या हो जाता है आपका म्यू अंततः क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 2l और ये कितना हो जाता है आपका म्यू। इस प्रकार से क्या हो जाता है, समीकरण प्राप्त होता है। और ये क्या होता है आपका, एक जो टक्कर होता है उसमें लगा समय को शो करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक टक्कर में लगा समय बराबर कितना होता है आपका, ये हो जाता है 2l अपान कितना हो जाता है, म्यू को प्रदर्शित करता है। ये तो हो गया हमारा एक टक्कर में। अब क्या होता है हमारा जो 2l और हमारा क्या होता है जो म्यू होता है, उस समय में जो टक्करों की जो संख्या होता है, ठीक है, इस समय में टक्करों की जो संख्या होता है उसके लिए करेंगे। तो आगे लिख सकते हैं 2l अपान क्या होता है हमारा जो म्यू होता है, 2l अपान क्या हो गया हमारा ये म्यू, समय में टक्करों की संख्या, समय में टक्करों की संख्या या म्यू समय में फलकों पर टक्करों की संख्या, समय में फलकों पर टक्करों की संख्या बराबर, संख्या लिखते हैं तो 1 सेकंड में की संख्या, तो 1 सेकंड में संख्या बराबर 1 सेकंड में टक्करों की संख्या बराबर। तो 2l समय में फलकों पर टक्करों की संख्या के आधार पर देखें तो आपका कितना हो जाता है हमारा टक्करों की संख्या, या 1 सेकंड में टक्करों की जो संख्या होता है ये संख्या आपका कितना हो जाता है आपका, ये उलट करके आपका इस प्रकार से आपका म्यू, आपका ये कितना हो जाता है आपका म्यू अपान 2l को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे एक टक्कर में लगा वाला जो समय होता है, तो इस में बोल सकते हैं कि एक टक्कर में लगा समय, तो यहाँ पर लिख सकते हैं उल्टा कि 1 सेकंड में टक्करों की जो संख्या होता है वो इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो 1 सेकंड में यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 सेकंड में टक्करों की संख्या यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इतना समय में फलकों पर टक्करों की संख्या, तो 1 सेकंड में टक्करों की संख्या म्यू अपान 2l लिखा जाता है। तो 1 सेकंड में टक्करों की संख्या कितना हो जाता है आपका, यहाँ पर ये म्यू अपान कितना लिखा जाता है 2l के क्या होता है आपका बराबर होता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबको हम यहाँ पर क्या करते हैं, सूत्र में क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा प्रति सेकेंड, या हम बोल सकते हैं प्रति टक्कर संवेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर पहले क्या लिख देते हैं, प्रति टक्कर, है ना, में प्रति टक्कर संवेग परिवर्तन की दर, प्रति टक्कर में संवेग परिवर्तन की दर, ये हमारा सूत्र है, दर ये गुणित हो जाता है। उसके बाद बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में या प्रति सेकंड में टक्करों की संख्या, प्रति सेकंड में टक्करों
की संख्या, प्रति सेकंड में टक्करों की संख्या, और फलक A पर कुल टक्करों की संख्या। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि फलक A पर कुल टक्करों की संख्या। तो इस प्रकार से एक हमारा क्या होता है, समीकरण बनता है, और इस समीकरण में क्या किया जाता है, जो भी मान मिला है उसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो प्रति टक्कर में संवेग परिवर्तन कितना प्राप्त किए हैं हमारे, ये हम लोग किए हैं 2, ये हम लोग क्या किए हैं भाई 2, ये हो जाता है आपका m, और क्या प्राप्त किए हैं म्यू। तो ये हमको क्या हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहीं पर इसको हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, ये यहाँ पर हो गया। तो प्रति टक्कर में संवेग परिवर्तन कितना होता है भाई 2m, और ये क्या हो जाता है हमारा म्यू को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये हम लोग लिख दिए 2m, और ये हो गया आपका म्यू। ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें हम क्या करते हैं, इनटू प्रति सेकेंड में टक्करों की संख्या। तो कितना मिला है हमारा, ये हो जाता है हमारा म्यू अपॉन कितना हो जाता है हमारा 2l। उसके बाद फलक A पर कुल टक्करों की संख्या कितना होता है हमारा, तो ये होता है हमारा n अपान कितना हो जाता है हमारा 3 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इस स्थिति में अगर हम देखें तो इस स्थिति में कुछ चीज़ क्या हो जाता है, कट जाता है, जैसे ये 2 और ये 2 यहाँ पर क्या हो जाता है आपका कट जाता है। तो उस स्थिति में क्या बनता है भाई हमारा, इस स्थिति में आपका इसको सामने ले लिया जाए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, इसको लिखें अगर हम, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर ये 2 2 कट गया, तो यहाँ पर कितना हो जाता है आपका 1 अपान कितना हो जाता है 3, नीचे में 3 है। उसके बाद क्या बचा है हमारा m, उसके बाद क्या बचा है हमारा n, और 2 ठो म्यू बचा हुआ है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, म्यू स्क्वायर को क्या करता है, इस प्रकार से ये प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से इसको क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। तो फाइनली हमको क्या हो जाता है 1/3mn म्यू क्या किया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो अणुगतिकी जो सिद्धांत होता है, ये हमारा क्या होता है आपका, ये बल के क्या होता है हमारा बराबर होता है, या जो संवेग में जो परिवर्तन होता है वो बल के क्या होता है हमारा बराबर होता है, या बल पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की जो क्या होता है दर होता है, वो बल के क्या होता है, बराबर होता है, बल के क्या होता है, बराबर होता है। तो उस स्थिति में इसको हम क्या लिखते हैं, ये हो जाता है आपका F इक्वल टू, ये हो जाता है आपका 1/3mn, हमारा क्या हो जाता है आपका म्यू स्क्वायर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अगर हम दाब की बात करें तो गैस का जो दाब होता है, वो गैस का दाब क्या होता है हमारा इकाई क्षेत्रफल पर जो भी हमारा क्या होता है, बल के क्या है बल पर क्या करता है, इकाई क्षेत्र पर जो भी लगने वाला बल पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो उसको भी आगे क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है कि गैस का दाब अर्थात जो हमारा क्या होता है, जो P होता है, गैस का दाब P इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल पर है ना निर्भर करता है। तो गैस का दाब होता है इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो उस स्थिति में इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो ये हमारा कितना हो जाता है, हमारा इसको लिखते वक्त लिख देते हैं, तो ये हो जाता है दाब जिसका मान क्या होता है हमारा P, है ना, या इसको हम P से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो ये हमारा हो गया दाब, इसको P से दर्शाते हैं, इक्वल टू ये कितना हो जाता है आपका बल गुणित क्या हो जाता है आपका क्षेत्रफल को क्या करते हैं आपका इस प्रकार से लिखते हैं। क्योंकि हमारा जो दाब होता है वो बल पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसी मान को आगे अब जब हम क्या करते हैं, लिखते हैं, तो इसी मान को आप कैसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा P हो जाता है बराबर बल की जगह हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई होता है, इसलिए इसको L स्क्वायर से लिखा जाता है। और चूंकि बल का जो मान होता है उसका मान क्या होता है हमारा यहाँ पर लिखा जाता है, तो ये कितना हो जाता है 1 अपान कितना हो जाता है 3 को, और यहाँ पर mn, यहाँ पर म्यू
है ना, यहाँ पर स्क्वायर से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। उस स्थिति में यहाँ पर क्या होता है, जो कटने लायक रहता है वो क्या हो जाता है, कट जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक एल बचा था, एल को भी क्या किया जा सकता है, यहाँ पर लिखा जा सकता है, यहाँ पर भी एल लिखा जा सकता है, क्योंकि देखो ये एल बचा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एल लिख देते हैं। उस स्थिति में क्या हो जाता है आपका, ये जो मान होता है जब इक्वल लिखते हैं तो p बराबर कितना हो जाता है आपका, 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। आगे हम इसका जब मान लिखते हैं तो p बराबर कितना हो जाता है भाई, ये हो जाता है 1/3। यहाँ पर क्या बचा है हमारा m, ये हो गया m n, और ये क्या हो जाता है आपका म्यू स्क्वायर अपान, यहाँ पर क्या होता है एल ए है और एक एल ए है, तो टोटल कितना हो जाता है हमारा, L3 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। चूँकि L3 जो होता है वो घनाकार पात्र का क्या होता है, हमारा आयतन होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि L3 घनाकार पात्र का क्या होता है भाई, हमारा आयतन होता है। घनाकार पात्र का क्या होता है, हमारा आयतन होता है। और आयतन को किससे दर्शाते हैं हम लोग, v से दर्शाते हैं, क्योंकि L का क्यूब रहता है ना, तो लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी तो ऊंचाई होता है, तो उसको हम आयतन कहते हैं। तो उस स्थिति में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप हमारा ये हो जाता है p डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है आपका, p हो गया इक्वल टू 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है mn, और ये हो जाता है आपका mn स्क्वायर, और ये क्या हो जाता है हमारा, v को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब हम v को अगर इस तरफ क्या करते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं, तो उस स्थिति में हमारा जो क्या होता है, जो मान होता है, हमारा मान अभी क्या आया था, ये आया था p बराबर कितना आया था, 1 कितना आया था, 3, फिर आया था mn, और ये म्यू स्क्वायर अपान कितना हो जाता है, v हो जाता है। v को इस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं तो p भी हो जाता है, और 1/3 mn स्क्वायर या mn म्यू स्क्वायर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो उस स्थिति में हमको एक क्या हो जाता है, समीकरण क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यही समीकरण आपका गति समीकरण कहलाता है। यदि यहाँ पर म्यू के जगह क्या कर दिया जाता है, c लिख दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर mn हो गया, और ये क्या हो जाता है आपका म्यू स्क्वायर। यदि यहाँ पर वेग के जगह हम क्या करते हैं, c का प्रयोग करते हैं। यदि है ना, म्यू के जगह लिख सकते हैं, म्यू के जगह है ना, वेग v c प्रयोग करते हैं, तो c प्रयोग करते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाता है pv बराबर, ये कितना हो जाता है आपका 1/3, और इसी को हम लोग mn c स्क्वायर के रूप में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और यही क्या कहलाता है आपका गतिज समीकरण कहलाता है, या गैसों का गति समीकरण कहलाता है। यही गैसों का गतिज समीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से हम गतिज समीकरण क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। अब ये जो गतिज समीकरण होता है, इस गतिज समीकरण को आगे और भी कई तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, लेकिन यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। यहाँ पर और अगर हम करते हैं तो mn बराबर क्या हो जाता है, आपका मान क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, गतिज समीकरण को, गतिज गैसों के गतिज समीकरण को है ना, और भी तरीक़ा से बताया जा सकता है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसको बताने के लिए, ये कितना हो जाता है हमारा, pv बराबर कितना हो जाता है आपका 1 कितना हो जाता है 3 mn, और ये कितना हो जाता है हमारा म्यू स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो m होता है, ये जो आणविक द्रव्यमान के लिए अगर हम देखें, आणविक द्रव्यमान m के लिए अगर देखें
तो यहाँ पर m का जो मान होता है वो स्मॉल m इंटू n के क्या होता है आपका बराबर होता है। तो उस स्थिति में mn के जगह क्या किया जा सकता है, m रखा जा सकता है। तो आगे हम क्या करते हैं, पी भी बराबर कितना हो जाता है 1/3, mn के जगह क्या लिखते हैं हम लोग, m लिखते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका म्यू स्क्वायर को शो करता है। यदि भी को इस तरफ क्या कर दिया जाता है पक्षांतरित कर दिया जाता है तो ये कितना हो जाता है p, ये 1 कितना हो जाता है 3, और 3 के बाद क्या होता है जब हम m करते हैं भी को इधर पक्षांतरित करते हैं तो m/v हो जाता है, और ये हमारा म्यू स्क्वायर को क्या करता है प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो m/v क्या होता है, v होता है, तो यहाँ पर जो m/v होता है वो किसको शो करता है, m/v। तो m जो है द्रव्यमान को शो करता है, द्रव्यमान को शो करता है, और v जो है किसको शो करता है भाई, आयतन को क्या करता है शो करता है। और जहाँ पर द्रव्यमान बटे आयतन होता है उसका मतलब क्या होता है, घनत्व को प्रदर्शित करता है, और घनत्व को किससे दर्शाया जाता है, d से दर्शाया जाता है। तो उस स्थिति में इसको आगे और भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो ये हो जाता है p 1 कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है 3, और ये इसके जगह m भी बराबर कितना लग सकते हैं हम लोग यहाँ पर d रख देते हैं, और ये आपका क्या हो जाता है म्यू स्क्वायर को प्रदर्शित करता है। तो फाइनली जो गति समीकरण होता है उसको इस प्रकार से भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो इतना में आपका क्या होता है, गति समीकरण क्या होता है आपका प्राप्त होता है, मतलब यहाँ से आपको गति समीकरण क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो अभी हम लोग देखें गैसों की जो भी गति समीकरण। अब ये जो गतिज समीकरण है गैसों की, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो नियम पढ़े हैं हम लोग, जो बायल का, चार्ल्स का, उनका हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए भी गणितीय व्यंजक क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ नियम पढ़े हैं, किसका नियम पढ़े हैं, जैसे बायल का नियम हम लोग पढ़े हैं। उसके अलावा हमारा क्या होता है, जो चार्ल्स का जो नियम पढ़े हैं, है ना। उसके अलावा हमारा क्या पढ़े हैं, एवोगैड्रो का जो नियम पढ़े हैं, एवोगैड्रो का जो नियम था ये हम लोग पढ़े हैं। उसके अलावा हमारा गेल-लुसाक का जो नियम है ना, ये पढ़े हैं। तो इसके लिए है ना, चाहे वो बायल नियम हो, चार्ल्स नियम हो, एवोगैड्रो हो, गेल-लुसाक हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, गति समीकरण की सहायता से इसके लिए गणितीय व्यंजक क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला हम किसके पास चलते हैं भाई, बायल के नियम के लिए गणितीय व्यंजक क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, या बायल के नियम के लिए गतिज समीकरण से क्या करते हैं, हम गणितीय व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो बायल का नियम आपको जानना क्या है, ज़रूरी है कि बायल का नियम क्या होता है। तो बायल का नियम आप पढ़े हो कि स्थिर ताप पर गैसों का जो क्या होता है, जो दाब होता है वह उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो स्थिर ताप पर गैसों का दाब, तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्थिर ताप पर गैसों के दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं। बायल ये कहता है अगर ताप को क्या कर दें, स्थिर रख दें, तो गैस का जो दाब होता है वह उसके आयतन के क्या होता है, आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम जानते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर हम लिखते हैं तो क्या आ जाता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं करके यहाँ पर क्या करते हैं, 1/v करते हैं, जो परिभाषा को क्या करता है, परिभाषित करता है। किस ताप पर भी, हमारा स्थिर ताप पर। तो स्थिर ताप पर कोई भी गैस का जो दाब होता है वह उसके आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब हमारा व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, हटता है, तो एक कांस्टेंट आता है आपका k, तो 1 कितना हो जाता है आपका v। बट यहाँ पर क्या होता है, k 1 के साथ गुणा होता है, तो इसको डायरेक्ट क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, और वो क्या होता है आपका k कितना हो जाता है, v प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा बायल का जो नियम है उसके आधार पर। बायल का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर गैसों का जो दाब है वह उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यहाँ पर ये P दाब है
और v उसका आयतन है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ पर ताप क्या है, स्थिर है। जैसे ही समानुपाती होता है कौन से आता है k, जो कि 1 के साथ गुणा करते हैं तो k अपन v क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हमको कहाँ से मिलता है, हमको बायल के नियम से। अब इस नियम की हमारा जो गणितीय व्यंजक है उसका उत्पत्ति कहाँ से करना है, तो आपका जो गतिज समीकरण है उससे करना है। तो गतिज समीकरण क्या है भाई हमारा, तभी जस्ट निकाले थे हम लोग इससे पहले। यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग, गतिज समीकरण। गतिज हमारा क्या होता है, समीकरण होता है। तो ये गतिज समीकरण क्या होता है, तो गतिज समीकरण अभी जस्ट देखे थे, पी भी बराबर कितना होता है हमारा 1/3 mn, और ये हो जाता है आपका म्यू स्क्वायर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यदि हम इसमें क्या करते हैं, ये जो है पी भी बराबर क्या होता है हमारा 1/3 mn म्यू स्क्वायर होता है। इसमें अगर हम क्या करें, ये 1/3 को अगर हम क्या करें, सामने अगर क्या कर दें, पक्षांतरित कर दें, तो उस स्थिति में कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका 3 ये हो गया, और ये हो जाता है आपका पी भी इक्वल टू कितना हो जाता है आपका mn, और ये म्यू स्क्वायर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये 1/3 को हमने क्या कर दिया, सामने पक्षांतरित कर दिया, तो क्या हो गया हमारा, ये 3p भी हो गया, और mn क्या हो जाता है हमारा, म्यू स्क्वायर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो mn और ये हो गया आपका म्यू स्क्वायर। अब इस स्थिति में हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, 2 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 2 से क्या करने पर, भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा ये हमारा, तो ये आपका क्या हो जाता है 3 कितना हो जाता है 2 हो जाता है, और ये क्या हो जाता है आपका पी भी हो जाता है, इधर क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है, और mn आपका म्यू स्क्वायर क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर ये पता है कि अणुओं के, गैस के अणुओं का जो गतिज ऊर्जा होता है वो ताप के क्या होता है आपका, या परम ताप के समानुपाती होता है। तो लिख सकते हैं गैसों, है ना, गैसी या गैस अणुओं की, यहाँ पर लिख देते हैं गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर परम ताप के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या किए, गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा होता है परम ताप के समानुपाती होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/3 mn। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये जो होता है वो किसके समानुपाती होता है भाई, ये समानुपाती होता है आपका किसके, ताप के। जब समानुपाती हट जाता है तो 1 कितना आ जाता है 3 आ जाता है, ये एम स्क्वायर कितना हो जाता है सी हो जाता है, और उस स्थिति में कांस्टेंट हमारा क्या आता है, हमारा ये के आ जाता है, तो के टी के रूप में लिखा जाता है। अब चाहेंगे तो इसको समीकरण भी दे सकते हैं, जैसे समीकरण 1 होता है, समीकरण कितना होता है 2 होता है, समीकरण कितना होता है 3 होता है, और ये समीकरण कितना होता है 4 होता है। और अभी जो समानुपाती करने के पश्चात जो प्राप्त किए हैं वो समीकरण कितना हो जाता है 5 हो जाता है। अब समीकरण जो 5 होता है उसका मान समीकरण किस में रखते हैं, 4 में रखते हैं। तो उस स्थिति में और क्या मान प्राप्त होता है देखते हैं। तो समीकरण 5 के मान को समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में क्या करते हैं, रखते हैं। तो रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है भाई, देखो ये समीकरण 5 है, समीकरण 4 है, तो उस स्थिति में ये हमारा कितना हो जाता है 3 कितना हो जाता है 2 हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया पी भी हो गया, इज इक्वल टू उस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारा ये जो मान होता है, ये जो लिखे हैं वो मान, और ये मान क्या होता है इक्वल होता है, क्योंकि हम भी के जगह क्या कर सकते हैं सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मान कितना होता है हमारा के टी के क्या होता है बराबर होता है, मतलब ये जो मान है वो के टी के बराबर है, और ये जो मान होता है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, मतलब इसके जगह ये दोनों मान हमारा बराबर है, तो इसके जगह हम क्या कर सकते हैं के टी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, के टी लिखा जा सकता है। क्योंकि आप जानते हो
भी क्या करता है, वेग को प्रदर्शित करता है, सी भी क्या करता है, वेग को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, इसको बताया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है, 3/2 हो गया, ये पी भी हो गया, बराबर क्या होता है, के टी होता है। अब हम क्या करते हैं, 3/2 को उस तरफ क्या करते हैं, पंक्षांतित कर देते हैं। यहाँ पर क्या बच जाता है, पी भी ये जाके हो जाता है 2 पाई क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, और ये क्या हो जाता है आपका के टी को प्रदर्शित करता है। अब हम क्या किए, यहाँ पर ये जो है 3.2 को उस तरफ पक्षांतरित किए, तो यहाँ पर पी भी बचा इक्वल टू, इधर जाता है तो क्या हो गया, पलट गया, तो 2 क्या हो गया, 3 हो गया, के टी का के टी हो गया। अब हम क्या करते हैं, पी को यहीं पर रखते हैं और बाकी भी को उधर पक्षांतरित कर देते हैं, तो 2 कितने हो गया, 3 हो गया, ये हो गया के इंटू 1 भी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जो कि हमारे यहाँ पर ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है हमारा, 2/3 के कांस्टेंट होता है। तो अंततः हमारा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से P बराबर 1/v आपको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आपका जो बायल का नियम है, उस नियम की उत्पत्ति या उस बायल के लिए गणितीय समीकरण की व्युत्पत्ति गति समीकरण के आधार पर क्या किया जाता है, आपका इस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये होता है आपका बायल के नियम का गति समीकरण के द्वारा गणितीय व्यंजक की व्युत्पत्ति। तो इस तरीक़े से क्वेश्चन आपको कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो फिलहाल ये क्लास यहीं पर क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। आने वाले क्लास में हम लोग जो है बाकी जो है आगे का टॉपिक क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं।